राहुल जी, लोकतंत्र वाला जरा कोई डायलॉग मारिए ना, सुनाइए ना। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया। लेकिन ये क्या राहुल जी, आपने अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुना कि नहीं? बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, एक बार सुनिए ना क्या कह रहे हैं। चुनाव में आम लोग भाग लेने ना पाए, आम लोग अगर चुनाव में हिस्सा लेने में नाकामयाब रहे तो जमहूरियत की कोई मायने नहीं रहती, जनतंत्र कहिए लोकतंत्र कहिए कोई मायने नहीं रहते। खैर छोड़िए, राहुल गांधी हो सकता है कहीं विदेश में मोहब्बत की दुकान सजा रहे होंगे, लेकिन केजरीवाल जी पर आना जरूरी है। उनका भी जो लोकतंत्र वाला डायलॉग है ना, वो सुनना जरूरी है। जरा सुनिए ना। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। बंगाल के बारे में बोल रहे हैं क्या केजरीवाल जी? ममता दीदी के बारे में बोल रहे हैं? जरा वो भी तो खुलासा कीजिए। पर मैं आज भी ममता जी को अपनी बड़ी बहन मानता हूं, आज भी मैं टीएमसी की इज्जत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं जिस तरह से उन्होंने शानदार चुनाव लड़ा वेस्ट बंगाल में। देख रहे हैं ना, यहाँ एकदम पलट गए। और इतना ही नहीं जनाब, जब ममता दीदी से मिलने जाते हैं तो तारीफों के पुल बांध देते हैं, लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव की बात आई, आंख मूंद ली, कुछ नहीं कहा। कहीं मिला हो तो जरूर बताइएगा। अब चलिए ना, अखिलेश यादव जी से भी लोकतंत्र वाला डायलॉग सुन लेते हैं। कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया? मुझे तो लगा कि बंगाल के बारे में कह रहे हैं, ममता दीदी के बारे में हो सकता है कह रहे हो, लेकिन यहाँ तो मामला अलग निकला। ये भी ममता दीदी के साथ वाले निकल गए। देखिए ना। जो ऐतिहासिक लड़ाई आपने लड़ी बंगाल में, मैं आपके साथ साथ बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। अब देखिए, ममता दीदी के साथ हैं तो हमें क्या दिक्कत है, लेकिन अगर लोकतंत्र की बात उठा रहे हैं तो सही तो बोलिए। खैर आगे बढ़िए। अब आपको तेजस्वी यादव वाला जो लोकतंत्र का डायलॉग है वो भी सुना देता हूं, सुन लीजिए। ऑपोजिशन ना हो इसका मतलब ऑपोजिशन नहीं तो लोकतंत्र नहीं। यानी आप बिहार की जननी, जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, वहां आप चैलेंज देते हैं खत्म करने की, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ममता दीदी की बात आते ही ये जनाब एकदम से पलट जाते हैं। जरा सुनिए ना। कि हमारा जो ताकत है, जो बल है, वो पूरी ताकत हम ममता जी को जिताने में लगाएं। अब उद्धव ठाकरे जी को क्यों छोड़ें, इनका भी लोकतंत्र वाला डायलॉग सुन लीजिए। अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। लेकिन जानते हैं, ममता दीदी की अगर बात हो तो इन्हें बंगाल में जो हिंसा होती है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि सिर्फ ममता दीदी में इन्हें शेरनी नजर आती हैं। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। शेरनी ने वो किया जो कांग्रेस और भाजपा भी नहीं कर सकी। कहीं लड़ते हैं, कहीं चिपक जाते हैं, ये वाली कहानी है। वैसे जेडीयू पे भी आना पड़ेगा नीतीश जी। अब नीतीश जी तो गोल गोल जिलेबी बनाते हैं, तो इनके लल्लन सिंह पे आ जाइए। ये तो लोकतंत्र के खत्म होने पर ट्विटर पर ही लेख लिख देते हैं। देखिए ना कितना बड़ा लिखा है। लेकिन ममता दीदी की बात हो तो दोस्तों फूले नहीं समाते। बताते हैं कि 23 जून को जो महारैली हो रही, महारैला हो रहा है बल्कि, उसमें वो भी आ रही हैं। सुन लीजिए। और उसमें कांग्रेस को भी चिपका रहे हैं, ये भी सुनिए। अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। अब देखिए, लल्लन सिंह जी से पूछना ये जरूरी है, जो भी रिपोर्टर होंगे पंचायत चुनाव के बारे में, क्योंकि बाहर तो कांग्रेस और टीएमसी वाले एक दूसरे से खूब लड़ रहे हैं, गाली गलौज भी करते हैं टीवी डिबेट में। एक हिस्सा देख लीजिए। अबे हिंदू विरोधी पार्टी, तुम हिंदुओं को मारना चाहते हो, बंगाल में हिंदुओं को तमाम कत्लेआम कर रहे हो। और हाँ दोस्तों, यशवंत सिन्हा को तो आप भूले नहीं होंगे। सत्ता की मलाई नहीं मिली तो लोकतंत्र खत्म। सुन लीजिए। क्या देश में जो लोकशाही है, देश में जो प्रजातंत्र है, वो भयानक खतरे में है। लेकिन ममता दीदी में इन्हें एक फाइटर नजर आती हैं, ये भी सुनिए। She is fighting her battle. She is fighting the battle of Bengal, but she is also fighting for the nation. मगर जानते हैं दोस्तों, अब एक बड़ी घटना हो गई है।
अब तक जो बात कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग कहते थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी भी पहली बार बोलने लगी है। पहली बार चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है। क्यों साधा गया? और पहली बार यह भी समझ लीजिए कि हाई कोर्ट भी समझ गया है कि लोकतंत्र से कैसे बंगाल में खिलवाड़ हो रहा है। और आज के वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। न्यूज चैनल वाले भी कभी कभी न्यूज़ दिखा देते हैं, बाकी चीज़ें तो दिखाते ही हैं। और दरअसल न्यूज चैनल और अखबारों में एक फ़र्क क्या होता है कि अखबार में तो पहला और आखिरी पन्ना भी होता है, सप्लीमेंट भी होता है, लेकिन जो टीवी चैनल होते हैं ना, वो पहला ही पन्ना होता है। तो एक बड़ी खबर जो बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है, कितनी बड़ी है इसकी एक झलक मैं इन्हीं के जरिए दिखा रहा हूं, देख लीजिए। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता के घर कल मतदान से पहले आज बम धमाका हुआ। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। बम धमाका घर में बम बनाने के वक्त हुआ। ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच बमबाजी हो गई। देसी बम से हमले में 7 बीजेपी कार्यकर्ताओं घायल होने की खबर आ रही है। लेकिन ये क्या दोस्तों, बंगाल में इतना कुछ हो गया, इतनी बड़ी खबर हो गई, मगर राहुल से लेकर केजरीवाल, नीतीश से लेकर तेजस्वी और अखिलेश तक ने मुंह सिल लिए। किसी ने बंगाल के पंचायत चुनाव पर एक शब्द नहीं बोला। बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान क्या हुआ दोस्तों, हर तरफ हंगामा मच गया, हर तरफ इतनी सरगर्मियां, इतनी खबरें, और एक फेज में रखा गया 8 जुलाई को मतदान है, ये पहले आप समझ लीजिए। लेकिन तभी से सारी विपक्षी पार्टियां ये समझ गई कि बंगाल में चुनाव और मतदान में हिस्सा लेना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जिस तरह से चीज़ें घट रही थी, एक साथ सभी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, लेफ्ट पार्टियां, सब के सब डरी सहमी हाई कोर्ट पहुंच गई। आप समझ लीजिए कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है। तो आप ये खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसे लेकर हाई कोर्ट पहुंची। हिंसा को देखते हुए तमाम तरह की अपनी जो आशंकाएं हैं वो हाई कोर्ट में रखी। लेकिन जानते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भले ही आंख और कान बंद करके बैठा हो, लेकिन वहां जो इनके नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने शुरू से ही सवाल उठाया, सवाल पूछा कि जो हो रहा है वो क्या ठीक हो रहा है। आप एक बयान सुनिए। शुरू से ही विपक्ष दल को मुसीबत में डालने के लिए और मजबूरन चुनाव में वो हिस्सा ना ले पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए ये चालाकी किए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बकायदा ये गणित समझाया कि क्या खेल खेला गया है, जरा सुनिए। बंगाल में मान लीजिए कि 62,000 बूथ हैं, लगभग 73,000 के आसपास उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। समय दिए गए 9 तारीख से 15 तारीख, यानी हजारों बूथें, मतलब हजारों उम्मीदवार, लेकिन नामांकन के लिए दिन ही कम रखा गया। भरेंगे कैसे, ये सवाल उठ रहा था दोस्तों, और उसमें भी एक दिन की छुट्टी थी। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठाया। ये सवाल पूछा कि कौन सा गणित लेकर बैठे हैं, ये सुनिए। इलेक्शन कमिश्नर खुद बता दे कि कौन सा पार्टी गणित के सहारे में, ये कौन सा गणित के सहारे में ये लोग एक समय तय किए हैं, जिस समय के दरमियान मान लीजिए कि 73,000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर पाए। और जानते हैं दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर के इस खेल को भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई, और पहली बार भाजपा ने इस सच्चाई को कबूल करते हुए आरोप लगाया कि राज्य का निर्वाचन आयोग असंवेदनशील होने के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है, बर्ताव कर रहा है। ये बयान सुनिए। राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सारी घटनाओं के प्रति एक निहायत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना। और नामांकन के इस खेल को सुधांशु त्रिवेदी ने विस्तार से बताया। भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट दिखा रहा हूं, बयान भी दिया है, बयान भी आप सुन सकते हैं, लेकिन आप देखिए क्या कहते हैं। आखिरी दिन यहां 4 घंटे के अंदर 40,000 लोगों से अधिक लोगों ने नामांकन किया है। 341 ब्लॉक हैं, यानी एक व्यक्ति के नामांकन का समय औसतन 2 मिनट आता है। और इस गति से हुए नामांकन कैसे किए गए होंगे, मतलब 2 मिनट में किसी का नामांकन हो जाए, किसी के पेपर देखने में ही
8-10 मिनट लग जाते हैं। तो इसका मतलब वो खेल क्या है? तो वही बात जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर, वही बात भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। यानी लोकतंत्र के खत्म होने का जो डंका अब तक कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पीट रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी भी कहने को विवश हो गई कि बंगाल में लोकतंत्र बचा है या खत्म हो गया। बयान सुनिए ना। द डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग और इट इज वैनिशिंग। ये लोकतंत्र का उद्भव दिख रहा है या तिरोभाव दिख रहा है? लेकिन जानते हैं, बात सिर्फ भाजपा या कांग्रेस या लेफ्ट की नहीं है, बल्कि पंचायत चुनाव में लगातार हिंसा हो रही है। जो भी लोग इस खबर को फॉलो कर रहे हैं वो देखिए कि हर दिन हिंसा, और आखिरी दिन तो जब नामांकन का था 3 लोगों की हत्या हो चुकी और 4 लोगों की कुल मिलाकर, इसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं है। और हत्या का ये स्थिति है दोस्तों कि हर दिन बम धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है पटाखे नहीं फूटते वहाँ पे। बंगाल में तो पटाखों पर बैन है, लेकिन ऐसा लगता है कि बम वम तो जैसे फूट रहे हैं ये पटाखे बन गए हैं। ये स्थिति है बंगाल की। और यही वजह है दोस्तों कि हाईकोर्ट ने कई बार सुनवाई के बाद सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिए। और सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि गुरुवार को यह भी साफ कर दिया कि 48 घंटे के अंदर ही बंगाल में सभी जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती करने होंगे। जबकि जानते हैं, इससे पहले जब सुनवाई हो रही थी ना, तो संवेदनशील इलाकों में ही केंद्रीय बलों की तैनाती करने को कहा था। अब चुनाव आयोग ढूंढता रहा, चीजें होती रही, बंगाल सरकार भी विरोध कर रही है। वो दूसरे राज्य से पुलिस बल लेने को तैयार है, केंद्रीय बल नहीं लेने को तैयार है। ये स्थिति है और ये भी ढूंढता रहा। अंत में हाई कोर्ट को बहुत ही सख्त रुख अपनाना पड़ा और कहना पड़ा कि आप 48 घंटे के अंदर ऐसा करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो आप और हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, लेकिन आपको 48 घंटे के अंदर बंगाल में हर जगह पर केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ेगी। इसका मतलब हाई कोर्ट ने भी समझा ना कि बंगाल के चुनाव में, बंगाल में लोकतंत्र के नाम पर हो क्या रहा है। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो बंगाल लोकतंत्र को लेकर एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहां पर ऐसे ऐसे खेल दिखाई पड़ रहे हैं जो अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहां हर पार्टी जूझ रही है, लड़ रही है, हर पार्टी संघर्ष कर रही है। और ये वो पार्टियां हैं दोस्तों जो बाहर निकलकर मोदी जी को गाली भी देती है, वहां सब कुछ करती है, एकदम बिंदास चुनाव भी लड़ती है, लेकिन मोदी पर ही आरोप लगाती है। और बंगाल के अंदर जहां वो खड़े भी नहीं हो सकते, प्रचार नहीं कर सकते, और प्रचार तो छोड़िए नामांकन तक नहीं भर सकते, ये स्थिति पैदा हो जाती है। वहां पर ये पार्टियां बंगाल से बाहर निकलते ही चुप्पी साध जाती है। ये बड़ा दुखद है, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है, और ये स्थिति आने वाले समय के लिए एक खतरनाक संकेत भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।